अगर हम बात करें एमबीबीएस से लेके ऑर्थोपेडिक्स तक, आपका सफर कैसा रहा? लंबा सफ़र, बहुत ही रोमांचक सफ़र। मैं कहूँगा एमबीबीएस से लेकर ऑर्थोपेडिक्स का सफ़र इज़ वेरी वेरी एडवेंचरस। सो एमबीबीएस का सफ़र होता है आपका स्कूल ख़त्म होते ही यू गेट इनटू कॉलेज एंड इट्स अ बिग डिफरेंस बिकॉज नाउ यू गोइंग टू हैंडल ह्यूमन लाइफ्स। सो बेसिक रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लाइफ सीखना पड़ता है, बेसिक रिस्पेक्ट ऑफ हैंडलिंग ह्यूमन लाइफ सीखना पड़ता है। एंड ये कोई और जॉब जैसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक अ क्लरिकल जॉब, इट्स नॉट लाइक अ डेस्क जॉब, इट्स नॉट लाइक अ जॉब यू डूइंग ऑन लैपटॉप्स और आईपैड्स और कंप्यूटर्स। इट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी बिजनेस फेलियर्स होना, प्रोफेशनल फेलियर्स होना, पर्सनल फेलियर्स को फेस करना, फाइनेंशियल फेलियर्स को फेस करना, एंड देन कमिंग आउट ऑफ इट फॉर एवरीबडी। आई थिंक दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेज दैट एवरीबडी हैज फास्ट। बहुत ही ज़्यादा आपने मेरे कंधों पे बोझ दे दिया इमीडिएटली हेल्थ मिनिस्टर बनाकर। वैसे कि अगर मैं हेल्थ मिनिस्टर बनता हूँ, मुझे नहीं लगता है बहुत आसान काम है उनके लिए भी और मेरे लिए भी। एक दिन का मंत्री तो मुझे लगता नहीं कुछ ज़्यादा चेंजेस कर पाएगा, बट डेफिनेटली मैं रूट कॉज को समझने की कोशिश करूँगा। और रूट कॉज पे जो हमारे यहाँ काम हो भी रहा है दैट इज़ रूरल हेल्थ। वो रूट कॉज को हम जब समझना चालू करेंगे और रूरल हेल्थ को जैसे हम जितना जल्दी माइक्रो ब्रेक करेंगे, हम उतने ही माइक्रो ब्रेक के रिजल्ट्स ला पाएंगे। स्लिप डिस्क की अगर हम बात करें तो कैसे पहचान ये हुआ? स्लिप डिस्क इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम और मुझे लगता है आजकल 100 में से अगर मैं पेशेंट्स देख रहा हूँ तो 75 to 85 लोग बोलेंगे सर मुझे लाइफ में एक बार तो स्लिप डिस्क हुआ है। अब ये स्लिप डिस्क को कैसे पहचान? इफ समबडी इज सेइंग वो 100 दिन में बॉडी चेंज करके दे रहा है, आई थिंक इट्स गुड इनफ, बट इज इट सस्टेनेबल इनफ? मैं अगला सवाल ये पूछता हूँ, आप 100 दिन में मुझे कह रहे हैं आप मेरा टमी टक कर देंगे, बिल्कुल अंदर ले देंगे, आप निकाल देंगे 4-6, क्या 100 दिन के बाद मैं उसको सस्टेन करने वाला हूँ? सो द आइडिया, अदरवाइज मुझे नहीं लगता ऐसा कोई रोल है। येस, आपको ऑगमेंट करना पड़ता है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स ऑगमेंट करने पड़ते हैं, कई बार बोन रिजॉर्प्शन के सप्लीमेंट्स को देना पड़ता है आपको, बोन डेंसिटी बढ़ाने वाले सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं, बिकॉज इस सब चीज़ों में न्यूट्रिशनली अब हमारी बॉडी इज वर्किंग अ बिट स्लोअर। ठीक है, डॉक्टर मोहित, इंडिया को डेमोग्राफिक डिविडेंड का यूज करने की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी करते हैं, पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब भी करते थे। प्रॉब्लम ये है कि इतनी बीमारियां लेके देश जाएगा कहाँ? इतनी बीमारियां लेके देश जाएगा कहीं, ये सवाल ऐसा है जिसका आंसर सीधा नहीं दे सकता मैं, पर मैं ये बोलूँगा अगर इतनी बीमारियां आ रही हैं तो इतने सोल्यूशन भी आ रहे हैं। डॉक्टर कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसे पढ़ाई करी, किधर उसकी पीछे कितनी सर्जरीज करनी है, दिस इज द वर्स्ट थिंग। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं, मांगा है तुम्हें। क्या डॉक्टर मोहित शर्मा को जिंदगी में कोई मलाल? मलाल तो सबके बहुत होते हैं, मुझे लगता है कि रिग्रेट्स हैं, लाइफ में बहुत रिग्रेट्स होते हैं, बट दी अर्ली यू रियलाइज कि यू हैव टू पुट योर रिग्रेट्स बिहाइंड एंड स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड द डे यू स्टार्ट। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज आयुष जी गुप्ता एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज बात करेंगे ऑर्थोपेडिक एज अ सब्जेक्ट के बारे में। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो डॉक्टर मौजूद हैं वो सिर्फ हड्डियों को नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस को भी जोड़ते हैं। वी हैव डॉक्टर मोहित शर्मा इन द स्टूडियो एंड आज बात करेंगे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनकी डॉक्टर लाइफ के बारे में, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो भी सवाल रहे हैं ऑडियंस के, आज हम कोशिश करेंगे उनको कैटर करने की। तो पूरा पॉडकास्ट देखिएगा, मिलते हैं पॉडकास्ट के बाद। Dr. Mohit Sharma, thank you so much for coming to the podcast. How are you? I'm just good, thank you for calling me over here. Finally you are here, right? हाँ जी, exactly. Last time we shoot cancel हो गया, Yes, finally yes, yes. But कोई नहीं। It's all about hectic life. सर्जन्स की लाइफ Yeah. थोड़ी हेक्टिक हो जाती है। डॉक्टर, बहुत सारे लोग हैं जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो आपकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, ओवरऑल आपकी जो लाइफ है उसके बारे में भी जानना चाहते हैं। डॉक्टर्स की लाइफ कैसी होती है, कैसी नहीं होती, क्या चीजें अच्छी होती हैं, क्या चीजें परेशान करती हैं। बट बेसिक से शुरू करते हैं। व्हाई ऑर्थोपेडिक्स? व्हाई ऑर्थोपेडिक्स, तो ये बहुत बेसिक से अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो एज ए स्टूडेंट नोबडी थिंक्स ऑफ अ स्पेशलिटी ब्रांच। ऑर्थोपेडिक्स इज अ स्पेशलिटी ब्रांच। आप दो चीज़ों में शुरुआत करते हैं कि क्या मुझे डॉक्टर बनना है, क्या मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। यूजुअली क्या होता है, जैसे कि वंस यू आर इन योर प्रोफेशन, यू वांट टू चूज अ प्रोफेशन, आपने चूज कर लिया कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तब स्पेशलिटी की बात आती है। ताकि जैसे कि आप बोल रहे हो ऑर्थोपेडिक्स, फॉर मी ऑर्थोपेडिक्स वाज नॉट द फर्स्ट चॉइस। For me, it was always neurosurgery. I always wanted to be a neurosurgeon first, and then I used to think my life beyond that. I always went to become a doctor because I used to see people ill, not able to walk, and then there were stories in our own house where you felt like, no, you need to be a doctor and at least help somebody. And उस चक्कर में आप सोचते हो कि आप डॉक्टर बनेंगे, and उसके बाद once you're in that field, then gradually आपको लगता है कि यार मैं किस तरफ ज़्यादा inclined हूँ। So seeing my personality trait, my parents and I felt that I am more of a doer and then less of a thinker. More of a doer, then you feel you're more for the surgical side and less for the non-surgical side. So this is how you keep deciding once you're progressing in your career and progressing in your educational life. And then comes the decision where you have to choose orthopedics. Then orthopedics was well suited for me.
I felt that I could give more in this specialty, and it actually was. I was more passionate about orthopedics as a profession, and it was a very emergency branch, so it keeps you on your toes every time. So once you're on your toes every time, I like that adrenaline rush. So that made me push towards orthopedics. तो शायद वही रीजन है क्या ऑर्थोपेडिक्स। Exactly. लेकिन डॉक्टर मोहित सवाल ये भी है कि कई बार बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं हम कहते हैं हमें डॉक्टर भी नहीं बनना। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल डिनाई करता हूँ। मेरे को डॉक्टर बनना था, एंड इफ अगेन गिवन अ चांस आई विल अगेन लव टू बिकम अ डॉक्टर। It is a field that where I feel that I connect to multiple people's, multiple lives, and whatever I do is going to change somebody's life in some or the other way. So I feel I'm blessed enough to be a doctor. Yes, there are other perks to being a doctor. You get to know many people, you get to enhance your social life, and yes, professional life and financial life also grows as you grow ahead. But the basic essence of being a doctor is you come to know a lot of lives, you come to interact with a lot of lives. You are doing something which is going to give some change in anybody's life, and that is something which keeps me doing the work again and again every day. एग्जैक्टली, उनको जब अप्रिसिएशन मिलता रहता है तो फिर समझ आता है। Appreciation is not the right word, I would say. For any doctor, doctors are not working for appreciation. They're working for their passion, and they're working for the passion of healing the other person and enhancing their life. Appreciation is a perk, is a byproduct of what we all are doing. Any doctor is doing, it's a byproduct, appreciation, rewards. But basic essence किसी भी डॉक्टर का स्टार्ट नहीं होता है कि मुझे appreciation के लिए काम करना है. It is that he wants to heal someone, to change a life, and he's passionate towards that thing. And this is how you progress. If you have no passion and the work is coming along, you'll not do good. If you have passion combining with your character and with your intellect, you start doing good things. डॉक्टर मोहित, कोई चाइल्डहुड मेमोरी ऐसी कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, कुछ ऐसी कुछ मेमोरी दिमाग में रह जाती है? So, see, yes, definitely. So, I was in my 9th class. I had never thought of choosing a medical field or not. वैसा कुछ था नहीं मेरे घर में. My mother is a school teacher, and my father was a normal government job officer. So, हमारे घर में तो ऐसा कुछ था नहीं कि भाई डॉक्टर बनना है, ना ही मेरे कोई बैकग्राउंड में कोई डॉक्टर का था कि मेरे को डॉक्टर बनना है. बट इवेंचुअली जब 9th-10th का टाइम आता है, आपको चूज करना होता है कि मेडिकल करना है, नॉन मेडिकल करना है. इट्स अ कॉन्शियस डिसीजन ऑफ योर पेरेंट्स कि नहीं, दिस इज बेटर फॉर यू. सीइंग हाउ आई हैव ग्रोन अप, कैसा मैं सोचता था, कैसा देखता था, कहाँ मैं इंटरेक्ट करता था, या मुझे किन चीज़ों में अच्छा लगता था. दे यूज्ड टू फील कि आई यूज्ड टू बी मोर ऑफ डूअर, मैकेनिकल, चीज़ों को देखना. नेल इंजरी हुई, मदर की कोई ब्लड इंजरी है तो जाके देखना, कुछ देखना स्किन इंजरी पे. तो उनको लगता था इसका इंक्लिनेशन मे बी मेडिकल फील्ड में ज़्यादा अच्छा होगा. एंड सेकेंडली आपको पता लग जाता है जब बच्चा पढ़ रहा होता है, एंड यू आर ग्रोइंग एज अ स्टूडेंट, आपको समझ में आता है इसको क्या चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है. So my interest was more towards maths and science both. Maths, why? Because my mother was a maths teacher, and my father was very inclined for me to being a doctor because his father wasn't a doctor, but he was a veteran doctor. So उनको अच्छा लगता था कि यार तू रहेगा तो our family will be connected and we like हम देख पाएंगे जो हमें sufferings हुई हैं वो we'll try to reduce it through you. So that made me just हाँ चलो let's do that. ठीक है, अगर हम बात करें एमबीबीएस से लेके ऑर्थोपेडिक्स तक, आपका सफर कैसा रहा? लंबा सफर, बहुत ही रोमांचक सफर. मैं कहूँगा एमबीबीएस से लेकर ऑर्थोपेडिक्स का सफर इज वेरी वेरी एडवेंचरस. सो एमबीबीएस का सफर होता है आपका स्कूल खत्म होते ही, यू गेट इनटू कॉलेज, एंड इट्स अ बिग डिफरेंस बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू हैंडल ह्यूमन लाइफ्स. सो बेसिक रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लाइफ सीखना पड़ता है, बेसिक रिस्पेक्ट ऑफ हैंडलिंग ह्यूमन लाइफ सीखना पड़ता है. एंड ये कोई और जॉब जैसा नहीं है. इट्स नॉट लाइक अ क्लरिकल जॉब, इट्स नॉट लाइक अ डेस्क जॉब, इट्स नॉट लाइक अ job you're doing on your laptops or your iPads or your computers. It is something which is very, very engrossing. It is something which is very, very emotional at one end. And it is something which is also going to change somebody's life and your life too. So yes, वो एकदम सा ट्रांजिशन आप 12th के बच्चों को बोलो सीधा कॉलेज में एमबीबीएस में आए, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस फॉर हिम बिकॉज अब उसका पर्सोना चेंज होगा. उसको धीरे धीरे समझेगा, अरे नहीं यार ये तो कुछ अलग ही हो रहा है अपने साथ, अब तो कुछ अलग ही डेवलप कर रहे हैं. सो एमबीबीएस का सफर में आप धीरे धीरे ग्रो करते हैं. एंड रीचिंग ऑर्थोपेडिक्स इज रियली लॉन्ग. You complete your graduation, 4.5 years of graduation, 1 year of internship, then you take drops to clear an exam for your post graduation, then you choose your specialty, then orthopedics का career start होता है, and that is again 3 years, and then उस 3 years के बाद आपके again स्पेशलाइजेशन के ऊपर सुपर स्पेशलाइजेशन कि अब मैंने ऑर्थोपेडिक्स कर ली, अब मैं अपने आप को एक ऑर्थोपेडिक्स की ब्रांच में आगे बढ़ना चाहता हूँ. For me it was fine. So that is how it went, and it takes a long time in our country. It takes, the educational period is too long,
it has a large amount of clinical analysis and clinical studies, and बहुत सारा हमको उससे अपने आप को improve करने का मौका भी मिलता है. And I think it's a very adventurous trip for anybody who is becoming a doctor. I would say ये एक लंबा सफर है, रोमांचक सफर है, but बहुत ही कामयाबी, बहुत ही ज़्यादा आपको पैशन और बहुत ही ज़्यादा आपको लाइफ इनहांस करने का मौका देता है. क्योंकि बहुत सारे मेडिकल एस्पिरेंट्स भी ये सवाल करते हैं कि सफर बिल्कुल, कैसा रहा है, बहुत बिल्कुल. सारी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है. मैं तो इसके लिए बोलता हूँ कि मेंटल हेल्थ मत खराब करो, इसको एंजॉय करो. Come it, let it come, and you should always be a smile because you have chosen it on your own. आपने जिस चीज को चूज किया आपको उसको फिर उतना जस्टिस देना है. तो देखो, अगर आप पानी में कूद चुके हो तो पार तो करना ही है, चाहे आप रो के करो चाहे हंस के करो. एंड ये प्रोफेशन ऐसा नहीं है, इट इज अ वेरी वेरी गुड प्रोफेशन. यू जस्ट हैव टू love it, you have to enjoy it, you have to know the pace of this profession, you have to have some amount of patience. आप एक दिन में ही नहीं स्पेशलाइज्ड या बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बन जाएंगे. लार्ज अमाउंट ऑफ पेशेंस चाहिए आपको. ग्रेजुअली ग्रोथ होती है आपकी. एवरी ईयर आप एक बेटर डॉक्टर बनते हैं, और मुझे लगता है ये एंड नहीं होता जब तक आप इस प्रोफेशन में. यू आर एवरी ईयर इम्प्रूविंग बिकॉज एवरी पेशेंट इज मेकिंग यू मोर बेटर. So yes, you have to have a lot of patience, then only you'll reach your end result. एग्जैक्टली. डॉक्टर मोहित, हर डॉक्टर के लिए फर्स्ट सर्जरी हमेशा एक यादगार लम्हा होता है. Yes, सबको बिल्कुल. याद रहता है कि ऐसा ऐसा रहा था, कैसे Correct, चीजें. correct. So अगर हम जाना चाहें उसी मोमेंट. हाँ, मैं अगर जाना चाहूँ तो it was first year post graduation. I had just joined my college and I was in my first year post graduation, and I got the knife for the first time. It was for a fibula fracture, and that fibula fracture, and my senior Dr. Vikram Sapre sir was there with me. He was my mentor also, and he was the one who gave me that, let's now you put on the knife, start the knife, and I'll assist you. So that was a very I don't say you have those goosebumps coming to it. Oh, now I'm going to operate on this. So you don't shiver your hands. Why? Because you have gone through the process of understanding the human body. So your hands don't shiver, but there are goosebumps. There are large amount of goosebumps. एड्रेनलिन रश होता है, यार मेरे को अच्छा करना है, इसमें अच्छा रिजल्ट लाना है, फिर मेरा स्किल अच्छा होना चाहिए, मेरी सर्जरी का इंसिजन अच्छा होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए इसमें. तो फर्स्ट सर्जरी आपको हमेशा याद रहती है. जिसने आपको फर्स्ट सर्जरी दी वो भी आपको हमेशा याद रहता है, क्योंकि वो आपकी सोल सर्जरी होती है जो आपको बाकी फिर कनेक्ट करती है. डॉक्टर मोहित, फर्स्ट सर्जरी तो आपको याद रही, लेकिन आपको कोविड पीरियड भी याद. Yes, definitely. कोविड पीरियड कैसा था? So COVID period में I was a senior resident. I was a senior resident working in Baba Saheb Ambedkar Medical College, and that was a nightmare, I would say. I think it has changed many lives, and it has changed our lives as well. I have lost many colleagues in that COVID period. I have lost good friends in that COVID period, and obviously I've lost a lot of patients also. And we also saw life and death at a very close angle. So COVID was a nightmare. जो मुझे लगता है everybody has passed, and everybody has passed with a large amount of strength, and it's a phase of life in a doctor journey जो उसको हमेशा याद रहेगा. ऐसी जो भी कैलेमिटीज होती है, नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, एपिडेमिक्स आते हैं, एंडेमिक्स आते हैं, अगर कोई डॉक्टर उस समय उस ड्यूटी पे है, परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज रहता है. एंड क्योंकि ही इज ऑलवेज अंडर प्रेशर टू हेल्प, टू इम्प्रूव, to do better. And at that time when COVID was there were a large amount of failures, large amount of losses, and there were large amount of things that we had never even thought कि ये क्यों हो रहा है, why was it happening, यहाँ से shortage, you were having large amount of things. That was a very difficult period to pass. Thank God. Yes, everybody has passed it, and I believe we have passed it because of the strength and resilience that we all have. It is not us, it is all patients, it's all everybody living in this country who had a large amount of resilience and patience to pass that period. So see, COVID was not just about health. COVID was about health. It was about business. It was about personal life. It was about the financial losses. So it takes a large amount of resilience for everybody. एक हेल्थ इशू हो जाना ठीक है, लेकिन हेल्थ इशू के साथ बिजनेस फेलियर्स होना, प्रोफेशनल फेलियर्स होना, पर्सनल फेलियर्स को फेस करना, फाइनेंशियल फेलियर्स को फेस करना, एंड देन कमिंग आउट ऑफ इट. फॉर एवरीबडी आई थिंक दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेज दैट एवरीबडी हैज पास्ड. एग्जैक्टली. ठीक है डॉक्टर मोहित, आप क्या मानते हैं एक अच्छे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? अच्छे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को छोड़ो, आप अच्छे डॉक्टर की बात करेंगे तो मेरे को लगता है आपको जेन्युइन होना बहुत ज़रूरी है. सेकेंडली, आपको ये समझना है, अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ एज अ डॉक्टर, तो कल मैं वहाँ एज अ पेशेंट बैठ सकता हूँ. तो मेरा जो एडवाइस होना चाहिए, दैट शुड बी वेरी वेरी जेन्युइन. इट शुड नॉट बी विद समथिंग इन बैक ऑफ माई माइंड कि यार नहीं यही होना चाहिए.
सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है जब भी आप पेशेंट को देखो तो आप होलसम पहले देखो। तो आपकी बेसिक ट्रेनिंग जो आपको सिखाती है, आपको बेसिक ट्रेनिंग हमारे सिखाई जाती है कि पेशेंट जब आपके डोर से एंटर करना है आप तब से उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, सो दैट यू नो एवरीथिंग अबाउट द पेशेंट, हाउ इज ही वॉकिंग, what is his build, then how is he anxious or not, so you these things grimaces on the face, ये आपको basic idea देना चालू करते हैं। then you once you have to start talking to him, you have to start talking to him, understanding his problems, that then where you narrow down your diagnosis, and then you start taking helps of investigations, radiographs, maybe MRI, CT, and other investigation, blood samples, laboratory samples. But the idea is that you should try to see a patient wholesome first and then narrow down towards the diagnosis. Why is he having that complaint? And then you should have a very genuine advice, thinking that if I'll end up with such a problem somewhere in my life, I should be getting the most genuine advice. So you have to understand this. Doctor-patient relationship should be very open. It should be very genuine. And you always have to have some kindness and politeness with him. And a bit of empathy also. Then it can become very good. Yes. Then you can touch lives better. ट्रू। ठीक है डॉक्टर, अगर हम बात करें टेक्निकल एडवांसमेंट की तो बहुत सारी चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने चेंजेस देखे होंगे, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चेंजेस हुए हैं आपकी इंडस्ट्री में। अगर हम ऑर्थोपेडिक्स की बात करें तो क्या क्या चेंजेस आए हैं और अभी और क्या क्या चेंजेस आने बाकी? Now, if I talk about orthopedics, so orthopedics में advancements बहुत fast pace पर हो रहा है. So if I start about my post graduation days, so we were having open surgeries. Now we are having open to minimally open surgeries or minimally invasive surgeries. Endoscopic surgeries in spine is a new revolution which is there. So there were open surgeries in spine, then the advent of microscopic surgeries in spine came, and now there's the advent of endoscopic surgeries in spine. So this is a revolution, a transition, a transformation that is happening. Then there is robotics which has come. So robotic, so knee replacements, hip replacements used to be open hip replacement, then they converted into minimally invasive hip replacement surgeries, minimally invasive knee replacement surgery. Then the era of robotics came, more precision, less blood loss, early functional outcome, early functional recovery. And now with robotics you have AI also coming in. AI is also in the picture. So artificial intelligence and robotics are playing a very dominant role in changing the joint dynamics and replacement surgeries. So yes, we have seen a large amount of change. What I feel, there will be large amount of change in spine surgeries also, because there's a large amount of work which has been done for stem cells. And I think बहुत contribution हो रहा है, बहुत research हो रही है. We are very early in this phase, but yes, this is the revolution or this is the evolution of spine surgeries, जो कि paraplegic, quadriplegic patients हैं या spinal cord injury के patients हैं, उन पे बहुत सारा काम करा जा रहा है स्टेम सेल्स में. या फिर नॉन कंप्रेसिव माइलोपैथी वाले पेशेंट्स हैं, उसके लिए बहुत काम करा जा रहा है स्टेम सेल्स में. न्यूरोडिजनरेटिव डिसऑर्डर्स के लिए बहुत काम करा जा रहा है. आई थिंक देयर इज स्टिल अ लॉट टू डू एंड वो आगे जाके आएगा ही आएगा. ठीक है डॉक्टर मोहित, इंडिया को मेडिकल टूरिज्म के तरह भी देखा जाता है कि बहुत सारे लोग आते हैं इंटरनेशनल यहाँ पे अपना इलाज कराने के लिए. अगर हम आपके इंडस्ट्री की बात करें तो क्या हम कह सकते हैं इंडिया रेडी है सारे चेंजेस के लिए, या अभी भी बहुत कुछ है जो सीखना? नहीं, आई थिंक इंडिया इज रेडी फॉर ऑल द चेंजेस. आई फील जितना काम हमारा एज इन मेडिकल फ्रेटर्निटी अब हो रहा है, जो स्पेशलाइजेशन वर्क हो रहा है एंड जो enormous amount of work हो रहा है, we are almost at par with any other country, the developed nation. Yes, in terms of technology advancements, वो gradually आ रही है, but in terms of skillful training, I would say our doctors, our medical fraternity are very well and they are doing very good. In terms of educational purposes, मैं ऐसा बोलूँगा कि educational purposes के लिए स्टूडेंट्स को अभी भी जाना चाहिए. आई थिंक उनको एक्सपोजर अच्छा मिलता है. मुझे लगता है उनको ज़्यादा पता लगता है कि बाहर किस प्रकार का काम हो रहा है, किस प्रकार की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ रही है. वो चीज़ों को वो परख कर, समझ कर अपने यहाँ पे यहाँ आकर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड उससे आपको और बेहतर रिजल्ट मिलता है. सो येस, फॉर दैट पर्पज हाँ जरूरत है. ठीक है, इमेजिन अ सिनेरियो, यू आर हेल्थ मिनिस्टर, आपको इस देश में चेंजेस करने, क्या क्या चेंजेस करने चाहिए? बहुत सारा, बहुत ही ज़्यादा आपने मेरे कंधों पे बोझ दे दिया इमीडिएटली हेल्थ मिनिस्टर बनाकर. वैसे कि अगर मैं हेल्थ मिनिस्टर बनता हूँ, मुझे नहीं लगता है बहुत आसान काम है उनके लिए भी और मेरे लिए भी. एक दिन का मंत्री तो मुझे लगता नहीं कुछ ज़्यादा चेंजेस कर पाएगा, बट डेफिनेटली मैं रूट कॉज को समझने की कोशिश करूँगा. तो रूट कॉज पे जो हमारे यहाँ काम हो भी ना, दैट इज़ रूरल हेल्थ. वो रूट कॉज को हम जब समझना चालू करेंगे और रूरल हेल्थ को जैसे हम जितना जल्दी माइक्रो ब्रेक करेंगे, हम उतने ही माइक्रो ब्रेक के रिजल्ट्स ला पाएंगे. मुझे लगता है आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हेल्थ मिनिस्टर इज ऑलरेडी डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क इन रूरल हेल्थ एंड अर्बन हेल्थ. बहुत काम चल रहा है, बट स्टिल माइक्रो ब्रेक्स
आई थिंक जितनी पिक्चर छोटी टूट टूट के बनती है उतनी अच्छी रहती है। तो जितना हम उसको अच्छा समझेंगे, कितनी प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है। तो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 की जो सीरीज है हमारी, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स कैसी हैं, ठीक। पहले आप उसको आइसोलेट करो। आप उस ज्योग्राफिकल एरिया को समझो कि उस ज्योग्राफिकल एरिया में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उन प्रॉब्लम्स को आप सब ग्रुप करो, ये हेल्थ प्रॉब्लम्स है। ये हेल्थ प्रॉब्लम्स के बाद कितने डॉक्टर्स की वहाँ डिमांड है और वो डॉक्टर्स कितना काम कर पा रहे हैं, उनको कितनी और डिमांड चाहिए। फिर आप डिस्कस करेंगे अब इन हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए क्या कॉस्ट उनको बेयर करना पड़ रहा है, क्या कॉस्ट हमारी हेल्थ के हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स केटर कर पा रहे हैं, क्या हम उनको रीच कर पा रहे हैं। पहले तो आपको बेसिक रूट पे काम करना है। बेसिक रूट कंप्लीट करने के बाद फिर आप बात करेंगे फॉर एडिशनल ट्रीटमेंट, एडिशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स, एडवांस्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स। आर दे गेटिंग बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज टू टीयर 2 टू टीयर 1 सिटी, आर वी एबल टू गिव दैट। उसको ब्रेक करें। मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क जो कि मैं एक दिन में या 1 घंटे में या आधे घंटे में नहीं कर सकता। ग्रेजुअली माइक्रो ब्रेक्स करके तोड़ के पिक्चर को पूरा कंप्लीट करना है, एंड उसके बाद ही हम अच्छे से बता सकते हैं। डॉक्टर मोहित, जैसे आपने भी रूरल अर्बन डिवाइड की बात करी, तो आपके पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे होंगे जो रूरल एरिया से आते हैं। यस, वो उस प्रॉब्लम को ठीक से समझ ही नहीं पाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, बट अर्बन एरिया में ऐसा नहीं। अवेयरनेस इज द इशू। मैं ये कहूँगा अर्बन और रूरल में प्रॉब्लम इज अबाउट अवेयरनेस, इज अबाउट रीचिंग द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। Once a patient is having a health issue, it could be anything, but he or she should reach to a place where he is able to get that diagnosis made. Once the diagnosis is made, then we have very good centers to cater it. Even government hospitals are very well equipped to cater to all advanced health issues. But early diagnosis, early screening, राइट टाइम पे आपको उस व्यक्ति के पास पहुंचना, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बेसिक रोल जो मुझे लगता है दैट इज अबाउट एजुकेशन। अगर उस रूरल एरिया में एजुकेशनली आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो वो उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो अवेयरनेस इज वन थिंग, दैट जितना आप अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, हेल्थ अवेयरनेस, एजुकेशनल अवेयरनेस, उतनी अंडरस्टैंडिंग फॉर देयर ओन सेल्फ विल इंक्रीज। एग्जैक्टली। ठीक है, अब हम थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मे बी एज अ पेशेंट देख रहे हैं, उन्हें जानना हो कि किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ों को सही किया जा सकता है। अगर हम फ्रैक्चर्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें फ्रैक्चर्स के बारे में नहीं पता, बेसिक किस तरीके से कौन कौन से टाइप्स के फ्रैक्चर्स होते हैं, अगर आप थोड़ा सा बता पाए। हाँ डेफिनेटली, तो मैं बताना चाहता हूँ पेशेंट्स को या जो भी ऑडियंस हमको देख रही है कि फ्रैक्चर ये बहुत ही छोटा टर्म है। फ्रैक्चर्स बहुत प्रकार के होते हैं। सिंपल फ्रैक्चर होता है, कंपाउंड फ्रैक्चर होता है, और सिंपल में भी बहुत तरह टाइप्स के फ्रैक्चर होते हैं। तो एक अगर हम बेसिक तरह से समझना चाहें तो ये लॉन्ग बोन है। लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स हो सकती है, मिड में हो सकते हैं, डिस्टल हो सकते हैं, प्रॉक्सिमल हो सकते हैं। हम हर बोन को ऐसे डिवाइड करते हैं, जो भी लॉन्ग बोन है, जो भी शरीर के अंदर के भाग के पास है, उसको प्रॉक्सिमल बोलते हैं, जो उससे दूर है उसको हम डिस्टल बोलते हैं। अगर हमारी हड्डी जगह से कम हिली हुई है तो उसको हम बोलते हैं मिनिमली डिस्प्लेस्ड और अनडिस्प्लेस्ड। एंड ये सारे तरह के फ्रैक्चर्स जो होते हैं, अनडिस्प्लेस्ड या मिनिमली डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर्स, इनका इलाज बहुत अच्छे तरीके से प्लास्टर से करा जा सकता है। ठीक है, जो फ्रैक्चर्स बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस हो जाते हैं, जगह से हट जाते हैं, उनके लिए हमको इंटरवेंशन लगता है, जो कि सर्जिकल फॉर्म में हम करते हैं। वो हो सकता है वो ओपन सर्जरी हो सकता है वो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी हो, या हो सकता है वो एक नेलिंग सर्जरी हो, प्लेटिंग सर्जरी हो, एनीथिंग, बट वी हैव टू अलाइन इट। हमको उसको जगह पे अलाइनमेंट में लाना है। एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन हम क्या काम कर रहे हैं, हम आपकी बोन को अलाइन कर रहे हैं, उसको ऑगमेंट कर रहे हैं। ऑगमेंट मतलब उसको एक सहारा दे रहे हैं प्लेट, स्क्रू और नेल से। हीलिंग बॉडी कर रही है। द हीलिंग प्रोसेस इज ऑफ द बॉडी, रीमॉडलिंग प्रोसेस, बोन फॉर्मेशन प्रोसेस इज ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये एक प्रकार का फ्रैक्चर हो गया। एंड दूसरे होते हैं जिसमें हड्डी आपकी टूट कर बाहर, स्किन से बाहर आ जाती है, जो कंपाउंड फ्रैक्चर्स बोलते हैं। उसमें फिर आपको मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट, इंटरवेंशन, सर्जिकल लगता है। डॉक्टर मोहित, प्लास्टर वर्सेस सर्जरी की मैं अगर बात करूं तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नहीं पता एग्जैक्ट किस तरीके से कैसे पहचाने एंड हाउ टू डिसाइड दिस। लेमैन भाषा में समझा सकता हूँ मैं। अगर आपका फ्रैक्चर बहुत जगह से नहीं हिला है, अनडिस्प्लेस्ड है, मिनिमल डिस्प्लेस्ड है, तो आप उसको आप प्लास्टर से ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपका फ्रैक्चर ज़्यादा हिल गया है, जगह से ज़्यादा हटा हुआ है, जो हमको क्राइटेरिया दिए जाते हैं पूरी ऑर्थोपेडिक की नॉलेज में, उससे ज़्यादा हिल गया है, तो आपको फिर सर्जरी की रिक्वायरमेंट होगी।
दूसरा, अगर आपका कोई भी फ्रैक्चर जॉइंट के पास है, किसी भी जॉइंट के पास, एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट, देन इट इज़ अ इंडिकेशन कि आपको सर्जरी कराना चाहिए, क्योंकि अगर हम जॉइंट फ्रैक्चर्स को अच्छे से अलाइन नहीं करते, उनकी कॉन्ग्रुएंसी नहीं रखते, ठीक है, तो पेशेंट्स को आगे जाके अर्ली अर्थराइटिस या पेन के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसलिए हम पेशेंट्स को जितने भी जॉइंट फ्रैक्चर डिस्लोकेशंस होते हैं, उन केसेस में सर्जिकल इंटरवेंशन के बारे में ही एडवाइस करते हैं। और कुछ फ्रैक्चर्स होते हैं जो कि जिनको सर्जिकल ही लगता है, जैसे स्पाइन के फ्रैक्चर्स हो गए, उनमें आपको सर्जिकल इंटरवेंशन की नीड शुरू से ही रहती है, अनटिल अनलेस वो इतना लॉस ना हो कि आपकी न्यूरोलॉजी को ना इफेक्ट कर रहा हो। अगर इफेक्ट कर रहा हो तो आपको लगता है। ठीक है डॉक्टर मोहित, स्लिप डिस्क की अगर हम बात करें तो कैसे पहचानें कि हुआ है? स्लिप डिस्क इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, और मुझे लगता है आजकल 100 में से अगर मैं पेशेंट्स देख रहा हूँ तो 75 to 85 लोग बोलेंगे सर मुझे लाइफ में एक बार तो स्लिप डिस्क हुआ है। अब ये स्लिप डिस्क को कैसे पहचानते हैं? पेशेंट्स हमारे पास आएंगे लो बैक एक करके, उनको कमर में दर्द होगा और उनका दर्द नीचे शूट करेगा, लेग में, राइट लेग में शूट करेगा, थाई में शूट करेगा, या हिप्स में शूट करेगा, या फीट में शूट करेगा। तो इसको हम बोलते हैं रेडिएटिंग पेन। अगर किसी पेशेंट को बैक के साथ रेडिएटिंग पेन हो रहा है तो इट इज़ एन इंडिकेशन कि पेशेंट को कहीं स्लिप डिस्क तो नहीं है। अब हम स्लिप डिस्क को माइक्रो ब्रेक करते हैं और समझते हैं कि स्लिप डिस्क का अर्थ क्या है। स्लिप डिस्क का अर्थ है कि हमारी दो बोन्स के बीच में, वर्टिब्रास के बीच में एक डिस्क है जो कि एक बलून की तरह है, जिसके अंदर एक जेली मटेरियल है। अगर वो जेली मटेरियल बाहर आ जाता है, क्यों आता है? उस पे माइक्रो टीयर्स होते हैं, माइक्रो इंजरीज होती है बलून पे या डिस्क पे, तो उससे थोड़ा मटेरियल बाहर आता है। इसको बोलते हैं डिस्क इज स्लिपिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, बट दैट विल नॉट अफेक्ट यू। यूजुअली डिस्क के चारों तरफ पे पेरिफेरल नर्व एंडिंग्स होती है, अगर डिस्क का मटेरियल उसको टच करता है तो उससे आपको डिस्कोजेनिक बैक पेन होता है। अगर वो डिस्क मटेरियल काफी ज्यादा बाहर आ गया एंड पीछे की स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हुई स्पाइनल नर्व्स को टच करता है, जिस साइड की नर्व को टच करेगा पेशेंट को उस साइड की नर्व में रेडिकुलर पेन होगा या शूटिंग पेन होगा। सो दैट इज इंडिकेशन नाउ दिस पेशेंट इज हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ स्लिप डिस्क, और कुछ भाषा में बोलते हैं इसको शाइटिका। डॉक्टर मोहित, सबसे ज्यादा मतलब जो प्रॉब्लम आ रही है, लोग क्या इग्नोर कर रहे हैं आज अगर आप देखें? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है, मुझे लगता है अगर हम हेल्थ की बात करें तो मुझे लगता है पीपल हैव स्टार्टेड इग्नोरिंग देयर हेल्थ कंप्लीटली। वी आर नॉट फोकसिंग आवर ओन सेल्व्स, वी आर फोकसिंग ऑन आवर वर्क मोर, on our career more, and less focus on our own selves, our own health, or maybe understanding कि yes, now I need to have a medical attention, now I need to push myself to understanding my body more, now I need to understand the process of aging, now I need to understand the process of illness, why illness is coming, why am I countering that illness, मुझे क्यों आ रही है, मुझे अपनी पेस ऑफ लाइफ को स्लो करना है, मुझे अपने वर्क में चेंजेस करने हैं, या मुझे मेरे लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं। हम जितना बेहतर अपने को समझेंगे उतना बेहतर अपनी हेल्थ को समझेंगे। सो मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों को जो प्रॉब्लम्स आती हैं, आप देखेंगे वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स, नेक पेन, बैक पेन, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स, शाइटिका, है ना, जिम रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इंजरी, स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये क्यों है? बिकॉज नाउ वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग आवर बॉडी, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर बॉडी वेरी वेल। If you start seeing good people, good athletes, they understand their body, they take it slow steps, gradual steps, but consistent steps, and that is how you start understanding your own body also. You start knowing the signals कि यार ये signals मेरी body मुझे दे रही है कि अब भाई ब्रेक ले, अब ये तू ब्रेक ले, ताकि अब तू इसको ओवर पुश नहीं करोगे। And I think that is very important to understanding your own self and your own health, and when does it need attention, कब उसको attention देना है, ये बहुत जरूरी है समझना। ठीक है डॉक्टर मोहित, वी आर लिविंग इन 2025। कोविड के बाद सभी लोगों ने हेल्थ को सीरियस लेना शुरू किया। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, हेल्थ का अपना ध्यान रखते हैं, बट स्टिल ऐसे इश्यूज आ जाते हैं तो देख के लगता है शॉक हो जाते हैं लोग। सर ये जो इश्यूज आप देखते हैं, मैं इसको ये नहीं मानता कि आप अगर जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज ले रहे हैं, न्यूट्रिशन अच्छा ले रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा नहीं है। डेमोग्राफी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें, आप कैसे स्ट्रेस को काउंटर कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। सो आई थिंक आप काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा कि इवन आफ्टर डूइंग सो मच एक्सरसाइज पीपल स्टार्ट गेटिंग कार्डियक अरेस्ट बिकॉज देयर इज सबकॉन्शियस स्ट्रेस दैट दे आर नॉट ट्राइंग टू रिजॉल्व, there are subconscious problems that they are not trying to encounter, they are not trying to face those issues, so ये सब gather down करता है and leads to small issues। मैं ये मानता हूँ कि health is not or illness is not just because of one reason, you need to have multiple
थिंग्स गोइंग टुवर्ड्स दैट साइड। आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे स्पोक्स है हर हेल्थ के लिए, हर हेल्थ इशू के लिए बहुत सारे स्पोक्स हैं। अगर मुझे अपनी हेल्थ ठीक करनी है तो मुझे जिम जाना है, न्यूट्रिशन देखना है, स्लीप देखनी है, मुझे अपना हाइड्रेशन देखना है, मुझे अपना स्ट्रेस देखना है। आप देखते हैं आजकल कितने सारे गैजेट्स आ रहे हैं जो स्ट्रेस को मॉनिटर करते हैं, जो कि बॉडी टेम्परेचर को मॉनिटर करते हैं। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज बेसिक रूट में हम ये चीज़ समझ चुके हैं कि कोई भी हेल्थ इशू आना एक चीज़ से नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही है उसको आने के लिए। सो इसलिए जस्ट आप जिम करो, आप एक्सरसाइज करो, आप न्यूट्रिशन अच्छा रखो, आप बचोगे चीज़ों से, ऐसा नहीं है। आपको एक होलसम तरीके से अपनी बॉडी को देखना है कि यार मैंने अपनी स्लीप को इतना टाइम देना है, मैंने अपनी बॉडी को इतना टाइम देना है, मुझे अपने न्यूट्रिशन को इतना टाइम देना है, एंड मुझे स्ट्रेस को इतना टाइम देना है। सो मैं एक बहुत सिंपल सा रूल फॉलो करता हूँ, 10-10-10 का प्रिंसिपल है। इफ इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट मी इन 10 minutes, 10 hours, 10 years down the line, I will not put any brain to it. Simple as that. इसको कुछ लोग बोलते हैं 1-1-1-3-3-3 minutes, 3 hours, 3 years, 1 minute, 1 hour, 1 year. I say why 10 years? Because मुझे लगता है शॉर्ट टर्म गोल्स जो होते हैं ना आपके 6 महीने साल के होते हैं, उसके बियॉन्ड आपके गोल्स होते हैं 3-4 साल की। पर जो आपको एक चेंज दिखता है किसी भी ह्यूमन लाइफ में या किसी भी प्रोफेशन में, इट टेक्स अ डिकेड, कंप्लीट चेंज कह रहा हूँ मैं आपको वो नहीं कह रहा कि ग्रोइंग चेंज, यस डेफिनेटली उतने पर बहुत चेंजेस आएंगे। सो मुझे लगता है कोई चीज़ जो आपको इफेक्ट नहीं करने वाली, आप उस पर इतना अपना माइंड को पॉन्डर ऑन मत करो। स्टार्ट मूविंग ऑन, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ एंड गोइंग अहेड। सो इससे आप एक स्पोक ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं जो कि मेंटल हेल्थ एंड स्ट्रेस है। उसी के साथ फिर आप अंडरस्टैंड करेंगे देयर आर अदर थिंग्स जिसको हमको ज़्यादा ध्यान देना है, स्लीप, न्यूट्रिशन, हेल्थ, फिर वो सब मिलके आपको एक बेटर हेल्थ देती है। ऐसा नहीं कि बस एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मेरी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, अरे मैं तो रोज जिम जाता था 2 घंटे, में क्यों हो गया? नहीं, आपने बाकी फैक्टर्स को उतना नहीं वेटेज दिया, आपको हर फैक्टर को उतना ही वेटेज देना है, तभी आपकी साइकिल चलेगी। तो मोहित, there are people on Instagram या बाकी सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूँ तो 100 days challenge, 150 days challenge ले रहे हैं, अपना वेट ड्रास्टिकली रिड्यूस कर रहे हैं, बहुत सारे अपनी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। आप एज ए डॉक्टर इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखो, इफ समबडी इज सेइंग वो 100 दिन में बॉडी चेंज करके दे रहा है, आई थिंक इट्स गुड इनफ, बट इज इट सस्टेनेबल इनफ? मैं अगला सवाल ये पूछता हूँ, आप 100 दिन में मुझे कह दे रहे हैं आप मेरा टमी टक कर देंगे, बिल्कुल अंदर ले देंगे, आप निकाल देंगे 4-6, क्या 100 दिन के बाद मैं उसको सस्टेन करने वाला हूँ? सो द आइडिया ऑफ एनीबडी, इफ यू सी एनी फिटनेस इन्फ्लुएंसर और एनीबडी हु इज डूइंग दैट, he is not trying to say that he will give you a change in 100 days. He is going to give you a change in 100 days. He'll show you that change in 100 days. But then आपको उसको सस्टेनेबल बनाना है। अगर आप क्रैश डाइट्स कर रहे हैं, अगर आप टू मच ऑफ सप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, या आप टू मच ऑफ इंजेक्टेबल सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स का यूज कर रहे हैं, आप डेफिनेटली आपको रिजल्ट दिखेंगे, आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दिखेंगे शॉर्ट पीरियड में। बट क्या वो सस्टेनेबल है? क्या आप उससे हट कर उस चीज़ को सस्टेन कर पाएंगे? सो द आइडिया इज यू शुड हैव अ सस्टेनेबल हेल्थ और अ सस्टेनेबल डाइट प्लान और अ सस्टेनेबल थिंग दैट इज सपोर्टिंग योर हेल्थ। आप ये नहीं कर सकते कि मैं अब पानी पीऊंगा ही नहीं, या मैं अब मीठा खाऊंगा ही नहीं, या मैं अब इधर जाऊंगा ही नहीं। आप ऐसे नहीं कर सकते सस्टेनेबली। आई थिंक यू शुड लिसन टू ऋतुजा दिवेकर, शी इज अ वेरी गुड डाइटिशियन एंड अ वेरी गुड न्यूट्रिशनिस्ट, एंड व्हेनेवर आई सी शी सेज यू शुड ईट एवरीथिंग, but you should know the portions of what food and what nutrition you are putting on your plate. आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं? हेल्दी डाइट का मतलब एब्स नहीं है, हेल्दी डाइट का मतलब एस्थेटिक बिल्ड नहीं है, ये हेल्दी लाइफ नहीं है। उससे हेल्दी लाइफ इज हेयर एंड हेयर, ये दो चीजें समझनी बहुत जरूरी है। फिजिकल अपीयरेंस को लोग हेल्दी लाइफ मानते हैं, मैं नहीं मानता। फिजिकल अपीयरेंस इज नॉट हेल्दी लाइफ। आपको अपनी हेल्दी लाइफ का मतलब है आपने उसको सस्टेनेबल बना लिया, एंड दैट इज सस्टेनिंग फॉर अ लॉन्गर रन, that is improving your longevity also, that is more important. ठीक है डॉक्टर मोहित, एक वक्त था जब हम कहते थे कि इंडिया में इंफॉर्मेशन की कमी है। आज कंडीशन ये है कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा स्प्रेड कर रही है। कोई भी आके फिटनेस इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आके बता देता है कि ये चीजें करो, इससे करके ये चीजें ठीक हो जाएगी। आपको नहीं लगता कि ये तो खराब हो जाएंगी चीजें? खराब, too much of everything is bad. एग्जैक्टली। मेरे को ये लगता है कि too much of everything is going to make you cloudy, is going to make your judgments cloudy, is going to make your understanding cloudy. मैं लाइफ को सिंपल तरीके से देखता हूँ, 1 + 1 for me is always 2, 2 + 2 for me is always 4. I don't make 2 + 2 5 or 6. मेरा बहुत सिंपल क्लियर तरीका है। इतनी इन्फॉर्मेशन मत लो जो आप इंगल्फ नहीं कर सकते, आप उतनी इन्फॉर्मेशन लो जिसको आप इंगल्फ कर सकते हो, इम्प्लीमेंट करके एग्जीक्यूट कर सकते हो, एंड उसको फिर आप कंप्लीट करो। फिर आप बीच में एक ट्रैक लेके एक और इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन कर दोगे तो आपने ना पहली वाली को
इम्प्लीमेंट करके एग्जीक्यूट किया और आपने एक और इन्फॉर्मेशन इनगल्फ कर दी। तो बेसिकली आप एक खिचड़ी बना रहे हो जिसका स्वाद भी नहीं आने वाला। तो मुझे लगता है आप उस चीज़ को समझो कि राइट पोर्शंस होना चाहिए, बहुत ज़रूरी। जब आप उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझेंगे ना, तभी आप उसके बेहतर रिजल्ट ले पाएंगे। ठीक है। डॉक्टर मोहित, जिस तरीके से ट्रांजिशन हो रहा है, इंडिया की यूथ चीजें अपनी बढ़ा रही है, आपको लगता है कि मतलब हम सही रास्ते पे जा रहे हैं? बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। मैं ये तो बिल्कुल नहीं मानता कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, और मुझे लगता है कोई रास्ता गलत नहीं होता है। कोई भी रास्ता जो पाथ आपको मिल रहा है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वो इवॉल्व कर रहा है, एंड उसी तरह से लोग भी उसके अराउंड इवॉल्व करते हैं। सो पाथ इज नॉट रॉन्ग, path is always right, it is always pre-decided, predestined, and it is coming along with so many changes which is happening in the society at your place. मुझे लगता है कि पाथ को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि आप किस पाथ पर चल रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। हम वहां मार खाते हैं, हम कॉन्सिक्वेंसेस को बहुत शॉर्ट टर्म देखते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं देखते। जो मुझे लगता है हमसे पहले के जो लोग थे उनको शॉर्ट टर्म विजन से अच्छा लॉन्ग टर्म विजन आता था। सो जब आप लॉन्ग टर्म विजन को चीज को समझते हैं तब आप बेटर करते हो। किसी चीज का शॉर्ट टर्म ग्रोथ से मजा नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म ग्रोथ उसका समझना बहुत जरूरी है। ठीक है डॉक्टर मोहित, अब हम 2 क्वेश्चन ले लेते हैं ऑडियंस के, क्योंकि लास्ट में आपके सोशल मीडिया पे कमेंट्स पे क्वेश्चन आए थे, तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आपसे Definitely. पूछना चाहिए। सबसे पहले सवाल आया है अभिषेक का, चोट के बाद बर्फ लगाएं या गर्म पट्टी लगाएं, रूल क्या है? सो अभिषेक, मैं बताना चाहता हूँ कि चोट के बाद बर्फ लगाए या गर्म पट्टी लगाए, आप दोनों लगा सकते हैं। यूजुअली हम इसको ऐसे तोड़ते हैं कि जब आपको चोट इमीडिएटली लगती है तो हम बोलते हैं आप कोल्ड पैक्स लगाएं। कोल्ड पैक्स फॉर 2 और 3 डेज इज गुड इनफ। एक्यूट पेन में कोल्ड पैक्स वर्क वेरी बेस्ट। फिर अगर आपका पेन क्रॉनिक हो गया, मतलब कुछ समय तक चलते जा रहा है और आपको पेन हो रहा है, उस समय हॉट एंड कोल्ड आप दोनों यूज कर सकते हैं। दे बोथ वर्क वेरी गुड। दोनों। यस, ठीक है। अगला सवाल एक अमन का आया है, वो कहते हैं कि रोबोटिक सर्जरी और नॉर्मल सर्जरी में हम कैसे डिफरेंशिएट क्रिएट करें? सोमन, मैं ये बताना चाहता हूँ, रोबोटिक सर्जरीज अभी हमारी फील्ड में जॉइंट्स में है एंड ऑल्सो इन स्पाइन है। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जॉइंट्स में रोबोटिक का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर आपकी डिफॉर्मिटी ज़्यादा है तो इसमें आपको प्रिसीजन कट्स मिलते हैं, ब्लड लॉस कम होता है, आपका जो हॉस्पिटल स्टे होता है वो शॉर्टर हो जाता है, एंड पेशेंट का बैक टू फीट जिसको हम बोलते हैं, फंक्शनल रिकवरी बोलते हैं, वो फास्टर होती है। सो अगर हम प्रिसीजन की बात करते हैं तो डेफिनेटली रोबोटिक्स आपको बेटर प्रिसीजन देता है। इम्प्लांट की जो मिसअलाइनमेंट्स है जो नेचुरली हो सकती है, वो हालांकि उसका इफ हम बात करें रेडियस या प्रोपोर्शन बहुत कम है, बट उसको भी कम कर सकता है रोबोटिक्स। सो द रोबोटिक हेल्प्स यू गिव अ बेटर इम्प्लांट प्लेसमेंट, बेटर इम्प्लांट अलाइनमेंट, लेस ब्लड लॉस, वेरी गुड फंक्शनल रिकवरी, एंड यूर बैक टू योर फीट अर्ली। ओके, मैं अपनी ऑडियंस को भी बता दूं कि अगर आपके सवाल हैं जो आप डॉक्टर से पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको लिख दें, सो दैट हम जब भी नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे तो हम आपके क्वेश्चंस का जवाब सर से ले पाएं। थैंक सर, अगला सवाल मेरा ये है कि बोन हीलिंग की अगर हम बात करते हैं तो कुछ एज क्राइटेरिया भी रहता है कि इस एज में नहीं होती, इस एज में होती है, धीरे धीरे करके होती है? नहीं, बोन हीलिंग का ऐसा एज से कोई वगैरह नहीं है। यस, बोन हीलिंग बच्चों में बेटर होती है, उसका प्रोसेस फास्टर होता है, रीमॉडलिंग हो जाती है। तो अगर बच्चों में एंगुलेशन है, डिस्प्लेसमेंट है फ्रैक्चर्स का, तो उसकी हीलिंग कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स में बेटर होती है। माइल्डली डिस्प्लेस्ड टू मॉडरेटली डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर्स को हम प्लास्टर्स के साथ अच्छा कर सकते हैं, लेस एंगुलेशंस को भी अच्छा ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि बोन की एक पावर होती है रीमॉडलिंग, वो रीमॉडल कर लेती है। जब हम बड़े हो जाते हैं, थोड़ा हमारे एडल्ट एज ग्रुप में आ जाते हैं, then हमारी bone healing is not now remodeling, it is only uniting. Now we have a force which will only unite, it will not remodel. So remodeling is less. So yes, union is happening, जुड़ रही है। geriatric age group में जाते हैं, so because of less nutrition, because of less blood supply to the bone, this process of uniting is slower, and और बहुत सारे contributing factors रहते हैं, जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग, डाइट, लेस न्यूट्रिशन, ये सब फैक्टर्स भी प्ले करते हैं यूनियन ऑफ द बोन्स पर। डॉक्टर मोहित, अगर हम बात करें बोन हीलिंग की, तो क्या इसमें कुछ एज क्राइटेरिया है कि इस एज में रहती है, इस एज में नहीं रहती? सर, ऐसा एज क्राइटेरिया नहीं है, बट जेनेटिक एज ग्रुप में बोन हीलिंग थोड़ी स्लो हो जाती है, Okay. यूनियन के चांसेस थोड़े स्लो हो जाते हैं। इसका बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल फैक्टर्स बहुत बड़ा रोल है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता ऐसा कोई रोल है। यस, आपको ऑगमेंट करना पड़ता है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स ऑगमेंट करने पड़ते हैं, कई बार बोन रिजॉर्प्शन के सप्लीमेंट्स को देना पड़ता है आपको, बोन डेंसिटी बढ़ाने वाले सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं, बिकॉज इस सब चीज़ों में न्यूट्रिशनली अब हमारी बॉडी इज वर्किंग अ बिट स्लोअर। ठीक है डॉक्टर मोहित, इंडिया को डेमोग्राफिक डिविडेंड का यूज करने की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी करते हैं, पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब भी करते थे, पर प्रॉब्लम ये है कि इतनी बीमारियां लेके देश जाएगा कहीं? इतनी बीमारियां लेके देश जाएगा कहीं, ये सवाल ऐसा है जिसका आंसर सीधा नहीं दे सकता मैं, पर मैं ये बोलूँगा अगर इतनी बीमारियां आ रही हैं तो इतने सोल्यूशन भी आ रहे हैं।
उतनी एडवांसमेंट्स भी आ रही है, उतने हमारे गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल्स भी उतने एडवांस हो रहे हैं, उतना स्किलफुल वर्क भी आ रहा है। आप अगर एक तरफ चाहते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, तो उसके साथ उसके कुछ कॉन्स भी आएंगे, कुछ इलनेस भी आएगी। उस इलनेस को काउंटर करने के लिए क्या हमारे पास मेजर्स हैं? यस, हमारे पास मेजर्स हैं। क्या हमारे पास उतने स्किलफुल डॉक्टर्स हैं? यस, हमारे पास उतने स्किलफुल डॉक्टर्स हैं। क्या हमारी गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है हेल्थ को? यस, वो उतना सपोर्ट भी कर रही है। सो यस, कहाँ जाएंगे कहना डिफिकल्ट है। डेमोग्राफी को सुधारना उनका काम है। जो जो चीज़ें मॉडिफाइबल है वो उनका काम है मॉडिफाइबल करना, क्योंकि वो एक कलेक्टिव ग्रुप है, वो आप और मैं अलग से नहीं कर सकते। अगर हम बात करेंगे पोल्यूशन की, अगर हम बात करेंगे नॉइज़ पोल्यूशन की, वाटर पोल्यूशन की, या हम बात करेंगे बिकॉज ऑफ फूड पोल्यूशन जो होता है, या फिर अनहाइजीन की वजह से जो बीमारियां आती है, इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। Collectively, government is deciding plans. We are collectively a part of it. No individual can do that change. That will take time. But yes, I think हम अच्छी तरफ ही चल रहे हैं, गलत तरफ तो मैं नहीं मानता चल रहे हैं। मैं हर चीज़ को ऑप्टिमिज्म की तरह ही लेता हूँ कि yes, it is working towards the right thing. Yes, you need some changes, you need some modifications. Yes, रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे जिनको अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है, परखना है और उसका आंसर देना है। ठीक है डॉक्टर मोहित, इंडिया में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में भी बहुत डिस्कशन हुआ है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम न्यूज़पेपर में बहुत एडिटोरियल्स आए, अभी भी एक हॉट टॉपिक बना रहता है। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेफिनेटली बहुत बड़ी आ रही है, एंड मुझे लगता है ये क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ रैम्पेंट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये रैम्पेंट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स क्यों हो रहा है? इट इज़ बिकॉज ऑफ लेस एजुकेशन और क्वैक प्रैक्टिस। या टीयर 3 सिटीज़ में रैम्पेटली फार्मासिस्ट से आपको दवाइयाँ मिल जाती हैं, एंटीबायोटिक आप खाते हैं, एंटीबायोटिक आप कोर्स पूरा नहीं करते हैं। जब आप कोर्स पूरा नहीं करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, फिर खाते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, जब हम बैक्टीरिया को किसी भी एंटीबायोटिक की तरफ एक्सपोज करते हैं, तो उसकी खुद की एक बायोलॉजी है, खुद की एक अंडरस्टैंडिंग है। वो अंडरस्टैंड करता है कि मुझ पे किसी ने काम किया है एज अ डिफेंस, तो वो उससे बेटर हो जाता है। दे ऑल्सो आर इम्प्रूविंग। सो इफ विल नॉट टेक द एंटीबायोटिक फॉर द राइट अमाउंट ऑफ टाइम एज एडवाइज्ड बाय योर डॉक्टर एंड स्टार्ट ब्रेकिंग इट, सो यू आर ट्राइंग टू क्रिएट बैक्टीरियाज विद मोर रेजिस्टेंस टू दैट एंटीबायोटिक, एंड देन हमारा काम बढ़ जाता है। देन रिसर्च में मोर एंटीबायोटिक्स, फिर मोर हायर एंटीबायोटिक्स, एंड देन अगेन नाउ पुशिंग फॉर अ स्मॉलर डिसीज के लिए हायर एंटीबायोटिक्स इज लाइक अगेन burning your own hands. तो मुझे ऐसा लगता है that is a very big issue and it needs to be definitely solved out. ठीक है, ठीक है डॉक्टर मोहित, अब बात करेंगे जिम रिलेटेड इंजरीज के बारे में, स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में। अगर आजकल हम देखें तो जिम में सबसे बड़ी गलतियां लोग क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है हेवी लिफ्टिंग, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हेवी लिफ्टिंग, लार्ज अमाउंट ऑफ सप्लीमेंटेशन, जल्दी रिजल्ट लेना, ये सबसे बड़ी गलती है। इससे ओवर यूज इंजरीज होती है। इन ओवर यूज इंजरीज की वजह से आपको शॉर्ट टर्म रिजल्ट मिलते हैं, पर लॉन्ग टर्म आपकी बॉडी को डेफिनेटली बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। सेकेंडली, लोग डेडलिफ्ट, फ्री डेडलिफ्ट मारते हैं, बहुत हेवी डेडलिफ्ट मारते हैं। मुझे लगता है इस वजह से स्पाइन प्रॉब्लम्स यंग एडल्ट्स में बहुत ज़्यादा आने लग गई है। ये दो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है जिम में बिल्कुल बच्चों को और यंग एडल्ट्स को पता होना चाहिए कि यू डू नॉट हैव टू ओवर यूज योर बॉडी। गिव इट टाइम टू डेवलप, गिव इट टाइम द प्रोसेस ऑफ हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल्स टू डेवलप एंड यू विल हैव रिजल्ट्स। बट आप जब उसको ओवर यूज के लिए पुश करते हैं, वो कुछ समय के लिए रहता है, एंड आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम यू विल स्टार्ट टू हैव पेन्स, क्रॉनिक पेन आने लग जाएंगे, दर्द आने लग जाएंगी, स्लिप डिस्क इशू आ जाते हैं, लिगामेंट इश्यूज आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं। डॉक्टर मोहित, जब भी हम जिम में जाते हैं हल्का फुल्का माइनर पेन होता है, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि वो पेन इतना एक्सीड कर जाता है, लेकिन हम उसको नॉर्मल कंसीडर करते हैं। इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो नॉर्मल पेन जो होता है, जो पहले आता है, आप जिम पहली बार जा रहे हैं, आपको नॉर्मल पेन होता है, वो मसल को अडेप्टेशन का पेन है, जो कि इवेंचुअली 2-3 दिन में चले जाता है। अगर ऐसा कोई भी पेन है जो आपको लगता है 3-4 दिन, 5 दिन से ज़्यादा लिंगर ऑन कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको, मुझे लगता है उसके लिए आपको कंसल्ट करना चाहिए, सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ है। कोई लिगामेंट इंजरी है क्या, टेंडन इंजरी है क्या, या मसल स्प्रेन है, या स्ट्रेन है? क्योंकि कोई भी जिम में एक्सरसाइज या कोई फिजियोथेरेपी या कोई भी रनिंग एक्टिविटी के बाद 2-3 दिन का अडेप्टेबिलिटी का मसल का पेन, इन्फ्लेमेटरी पेन इज एक्सेप्टेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। पर अगर उसके समय से बियॉन्ड हो रहा है, देन डेफिनेटली उसका अंडरलाइन कॉज पता करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर मोहित, स्क्वाट्स की अगर हम बात करें, डेडलिफ्ट की बात करें, ये सच में खतरनाक है या टेक्निक हम गलत यूज कर रहे हैं? डेडलिफ्ट, मुझे लगता है बॉडी वेट आप जितना है उतना मारें तो आप डेफिनेटली उससे अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। आप बॉडी वेट के ज़्यादा मारना चालू करते हैं, 1.5 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, एंड देन आप अनड्यू प्रेशर देते हैं स्पाइन पे, फॉर विच इट इज़ नॉट प्रिपेयर्ड, एंड देन यू लैंड अप इनटू इंजरीज। ये टेक्निक भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है। कुछ एथलीट्स जिनका काम ही यही है, दे नो द प्रॉपर टेक्निक, दे नो हाउ दे नीड टू पोजीशन देमसेल्फ, पोस्चर देमसेल्फ, तब उसके अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। बट इवन इन द बेस्ट हैंड्स,
even with the best athletes, with doing the best exercises, they have also landed up with the spine problems. So yes, I feel deadlifts are very dangerous. Secondly, squats are also very dangerous. I've seen people having injuries of knee, injuries of lower back with heavy squats. So you should lift heavy, but with proper guidance, with a proper mentor. इफ यू आर इनटू दैट एथलेटिक फील्ड, आप प्रॉपर अपना गाइड रखें, कोच रखें, मेंटर रखें. अगर आपको उसी में एक्सपैंड करना है, आपको उतना लिफ्ट करना है, बट देन यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बॉडी ऑल्सो. डॉक्टर मोहित, कंडीशन ये है कि अगर जिम ट्रेनर्स की भी मैं बात करूं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि मेरे दोस्त ने कह दिया तो चलो ईगो लिफ्टिंग कर लेते हैं. आई थिंक इससे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. हाँ, होती है ईगो लिफ्टिंग, तो होती है जिम में, बहुत कॉमन है ईगो लिफ्टिंग. आप अगले को देखते हो लिफ्ट करते हो, उसको देखते हो लिफ्ट करते हैं, पर ये शॉर्ट टर्म होता है. इसके बाद फिर वो लोग उसको कंटिन्यू नहीं करते हैं, एंड देन वो लैंड अप कर जाते हैं प्रॉब्लम्स में इवेंचुअली इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ, देन दे रियलाइज यार नहीं यार, फिर उस ग्रेजुअल कंसिस्टेंट प्रोसेस पर आ जाते हैं. बट यस, आप अगर स्पार्क करेंगे, इग्निशन देंगे, एडवेंचर देंगे जिम में, यार लिफ्ट कर, तो अगला व्यक्ति करता ही है. बट आई फील आपको उसको ना फॉलो करते हुए आपको अपने आप को देखना है कि मुझे मैं जिम क्यों आया हूँ, मैं अपने आप को रिफॉर्म करने आया हूँ, मैं जिम क्यों आया हूँ, मुझे किसी को दिखाना नहीं, मुझे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, रिफॉर्म करना है, हेल्दी बनना है. तो उसके प्रोसेस को फॉलो करो. डॉक्टर, अगला सवाल ये है कि अगर हमें नीज सही रखनी है तो हमें वॉकिंग करनी चाहिए या रनिंग करनी चाहिए? सो हमें अगर नीज सही रखने, आई वुड से डेली वॉकिंग इज वेरी गुड. डेली वॉकिंग टिल योर 40s 45 इज वेरी गुड. रनिंग से ज़्यादा आप जॉगिंग पे ध्यान दें. आपका सरफेस जो होना चाहिए ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए. सो यू कैन हैव ओपन डोर रनिंग, बट बहुत रनिंग से भी जॉइंट डिटोरेशन होता है, तो उसको मत करें आप. डेली वॉकिंग करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट इज गोइंग टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू यू टिल 45. बियॉन्ड 45 फिर हमको न्यूट्रिशन प्रोविजन हमारा कम हो जाता है जॉइंट का, तब हम बोलते हैं ब्रिस्क वॉकिंग करो आप. तो ब्रिस्क वॉकिंग इज मोर एडवांटेजेस. यस, ब्रिस्क वॉकिंग इज शॉर्ट वॉकिंग एट अ फास्टर पेस. This is brisk walking, and that helps your joints more rather than doing very long walks, क्योंकि उससे fatigue pain होते हैं, muscle fatigue pain होते हैं. तो आप brisk walk कीजिए. brisk walk से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. elderly age group में joints को अच्छा रखना है, तो मैं बोलता हूँ कि आप upstairs downstairs कम करो, cross leg sitting कम करो, जो कि पिलग्रिमेज लोग हमारे प्रे करते हैं जब, तो नमाज की पोजीशन उसको आप अवॉइड करें. आप जब ग्रो कर लें, आप अपने आप को कंफर्टेबल बनाकर प्रे करें, है ना. नीज की हेल्थ को और अच्छा करें. आपको समय समय पे सप्लीमेंट जो नीज के लिए हैं, कार्टिलेज सप्लीमेंट से स्टार्ट करें. अपने विटामिन डी सप्लीमेंट्स को अच्छा रखें, और अपने डाइट में कैल्शियम की मात्रा अच्छा रखें. ठीक है डॉक्टर मोहित, आपने विटामिन डी की बात करी, मैं इसी पे आने वाला था. इंडिया इज अ ट्रॉपिकल नेशन. अगर हम बात करें तो हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि यहाँ पे विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ जाएगी. क्या हो गया कंडीशन? Vitamin D की deficiency is not because of tropical region, it is because of closed environment. We are not exposed to the sun for that amount of time जो कि विटामिन डी को सिंथेसाइज करे. सो अगर आप देखेंगे विटामिन डी सिंथेसिस जो होती है सनलाइट एक्सपोजर से होती है, बट आपको एक अमाउंट ऑफ बॉडी सरफेस एरिया अनकवर्ड चाहिए ताकि सनलाइट आपके स्किन पर जाए, आपको हल्का सा रेडनेस इंडोरेशन हो, तब बॉडी विटामिन डी को सिंथेसाइज करती है. बट इन आवर कंट्रीज बिकॉज ऑफ मोर मेलानिन इन आवर बॉडी, हमारे को टैनिंग ज़्यादा होती है, हमारा सन एक्सपोजर विद दैट अमाउंट ऑफ बॉडी अनकवर इज लेस, and we have more closed working areas. That is why vitamin D deficiency is there, and that is why major population is suffering with vitamin D deficiencies. Taking vitamin supplements, yes, definitely taking vitamin D supplements I think is the most easiest option, most over the counter option जो आप ले सकते हैं, उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है डॉक्टर मोहित, लोगों ने भी ये सवाल किया था कि हम वंस इन अ वीक अगर विटामिन D3 की अगर हम सेशन ले रहे हैं तो इज इट फाइन? इट इज़ फाइन, डेफिनेटली इट इज़ फाइन. आप वंस इन अ वीक ले सकते हैं फॉर 6 वीक्स. 6 वीक्स के बाद आप ब्रेक लीजिए, अपना विटामिन डी लेवल्स को चेक करें. अगर आप विटामिन लेवल्स नहीं चेक कर पा रहे तो टेक अ ब्रेक ऑफ 1.5 months एंड देन कम बैक टू द सेम रूटीन ऑफ टेकिंग अ विटामिन डी फॉर 4 वीक्स और 6 वीक्स वंस इन अ वीक. टेक 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स, हफ्ते के एक बार लो, आप 6 हफ्ते तक लीजिए उसको आप. ठीक है डॉक्टर मोहित, कैल्शियम सप्लीमेंट्स की बात करते हैं. इंडिया में कैल्शियम सप्लीमेंट्स की होड़ लगी है, हर बंदे को कैल्शियम सप्लीमेंट्स चाहिए, लेकिन कैसे पता करें कि अच्छे कैल्शियम सप्लीमेंट्स कौन से हैं? गुड कंपनीज के आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेंगे. जेनरिक सब जो हमारे मार्केट में मेडिसिन में कैल्शियम आ रहे हैं, दे आर वेरी गुड सप्लीमेंट्स. आप नेचुरल कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी गुड. सो आई थिंक कैल्शियम सप्लीमेंट जो ओवर द काउंटर मार्केट में मिल रहे हैं, वो आपके लिए एलिमेंटल कैल्शियम जो हमको दिन का चाहिए उतना दे रहे हैं. दे आर गुड सप्लीमेंट्स. ठीक है डॉक्टर, एक रैपिड फायर करते हैं. Yes, कुछ कम definitely. से कम क्वेश्चन होंगे, एंड प्लीज कोशिश करिएगा कि वन वर्ड आंसर अगर हो पाए तो, अदरवाइज हम वन लाइन भी रख सकते हैं. सबसे पेनफुल फ्रैक्चर? हिप फ्रैक्चर्स. हिप फ्रैक्चर्स. ठीक है. सर्जरी या फिजियोथेरेपी? पहला सर्जरी. सर्जरी, ऑफ कोर्स सर्जरी. ऑलवेज. ठीक है. वर्स्ट चीज पेशेंट गूगल करते हैं? डॉक्टर के बारे में. डॉक्टर के बारे में?
डॉक्टर कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसे पढ़ाई करी, किधर उसकी पीछे कितनी सर्जरीज करनी है. दिस इज द वर्स्ट थिंग. लेट योर डॉक्टर डिसाइड आप क्या कर रहे हैं, आप किसके पास जा रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट लेने वाले हैं. ट्रू. नाइट ड्यूटी या ओपीडी? आई एम ओके विद बोथ. ठीक है. टी या कॉफी ड्यूरिंग सर्जरी ब्रेक्स? कॉफी. कॉफी, स्पेशली ब्लैक कॉफी? आई एम ऑलवेज अ ब्लैक कॉफी. नाइस, वेरी गुड. स्पाइन या नी, मुश्किल कौन? दोनों मुश्किल नहीं है, बट आई वुड से स्पाइन नीड्स अ मोर फोकस. ठीक है. कैल्शियम या विटामिन डी, किसकी ज्यादा कमी है? विटामिन डी. ठीक है. हटाना क्या आसान है, प्लास्टर या पेशेंट का डर? पेशेंट का डर. हटाना प्लास्टर बहुत आसान है, मिनटों में हट जाता है, लेकिन पेशेंट का डर सर्जरी से, फ्रैक्चर से, उसके कॉन्सिक्वेंस से हटाने के लिए बहुत बहुत समय लगता है. ठीक है. ड्रीम मेडिकल इनोवेशन? I think endoscopic spine and AI with navigation for joints and spine. It's a dream. ठीक है. दिन का सबसे इरिटेटिंग सेंटेंस जो मरीज बोलता है? सर मैं गूगल से देख के आया था इस दवाई बीमारी के बारे में और मैंने ये दवाइयाँ खा ली हैं. अब आप बताइए क्या खाना है. ओके, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन ले ली उसके बाद? अधिकतर पेशेंट सब लेकर आते हैं. ठीक है, ठीक है, ठीक है. जिम वाला इंजरी या रोड वाला इंजरी, किसमें ज्यादा नेग्लिजेंस होता है? रोड इंजरी. रोड इंजरी इसमें ज्यादा negligence होता है. ठीक है. सर्जरी के दौरान फेवरेट मूवमेंट? I think surgery is my peace, my calm, and the place where I can have my meditation. So I think that is the best part. ठीक है. ओके, ये रैपिड फायर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन गाना कौन सा चलता है? I think I start always and always with only Burman Saab. Usually with Burman R.D. Saab, R.D. Burman Saab. Okay. And Any then specific song? नहीं स्पेसिफिक नहीं, हम यूजुअली R.D. बर्मन साहब की प्लेलिस्ट से स्टार्ट करते हैं. धीरे 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 बढ़ते बढ़ते फिर हम आ जाते हैं किशोर कुमार पे. दिस इज हाउ वी स्टार्ट. ग्रेजुअल सॉफ्ट म्यूजिक चलता है बैकग्राउंड में. इमेजिन लोग कहते हैं डॉक्टर्स बड़े. नहीं तो ये म्यूजिक हेल्प्स यू इन डूइंग सर्जरीज. Exactly. मेरे को लगता है कि मैं बर्मन साहब और किशोर कुमार साहब के जब गाने सुनता हूँ तो मैं एक पीस में आ जाता हूँ. मैं अपनी सर्जरीज में और इनहांस कर लेता हूँ, मेरा फोकस बढ़ जाता है. वॉल्यूम बहुत सटल सा रहता है, बट इट हेल्प्स यू टू मोर फोकस इन योर सर्जरीज एंड एक पीसफुल सा एनवायरनमेंट बन जाता है. एवरीबॉडी बिकम्स कंफर्टेबल विद म्यूजिक अराउंड. सो हर व्यक्ति का एक बेसिक अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, एंग्जाइटी आपके असिस्टेंट नर्स की चली जाती है. डॉक्टर मोहित, हमारी ऑडियंस आपकी आवाज भी सुनना चाहती है. आपने बताया कि आप गाने सुनते हैं, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट पे, मैं नहीं कह रहा हूँ, उनकी रिक्वेस्ट पे प्लीज अगर 2 लाइन अगर गा. मेरा फेवरेट सॉन्ग जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ सर्जरीज में या कभी भी जब पीसफुल होती है, इट इज ऑलवेज ओ मेरे दिल के चैन. उसकी कुछ लाइनें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है. मैं जस्ट हल्का सा आपको राइम करके सुना देता हूँ. यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं. मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए. This is like the song that I always listen. Beautiful song. Thank you. Very good. Okay. Okay, next question. सबसे डेंजरस होम रेमेडी? सबसे डेंजरस होम रेमेडी सेल्फ ट्रीटमेंट. किसी भी चीज़ का सेल्फ ट्रीटमेंट, सेल्फ डायग्नोसिस एंड सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन इज द मोस्ट डेंजरस रेमेडी. Exactly, true. आपने खुद कभी हड्डी तोड़वाई? यस, मल्टीपल. बहुत बार. एक बार शोल्डर इंजरी हुई थी जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था. एक बार फुट इंजरी हुई थी. तो अच्छा क्या छोटे फ्रैक्चर्स थे, बट यस. ठीक है. कॉलेज की बेस्ट मेमोरी? कॉलेज की बेस्ट मेमोरी एनाटमी डे 1 human life exposed and you're in your anatomy class, surgical class. That was the best memory I have. ठीक है. स्टाफ में कौन ज्यादा टेंशन देता है, ओटी या ओपीडी? I think OPD में आपको ज़्यादा टेंशन होती है. OT is more calmer, peaceful. ठीक है. सबसे सेटिस्फाइंग सर्जरी, मजा आ जाता है? Spine. For me is always spine. ठीक है. सबसे अनप्रेडिक्टेबल जॉइंट? Any complex fracture is an unpredictable joint. आपको उसकी प्लानिंग, प्री ऑपरेटिव प्लानिंग बहुत करनी पड़ती है. So any complex fracture is an unpredictable. ठीक है. एक चीज जो हर पेशेंट को करनी चाहिए? मुझे लगता है हर व्यक्ति को अपनी लाइफ को थोड़ा लेस स्ट्रेसफुल करना चाहिए. अपनी बॉडी पे, न्यूट्रिशन, स्लीप पे बहुत ध्यान देना चाहिए. पोस्चर पर बहुत ध्यान देना चाहिए अगर उनका लॉन्ग वर्किंग आवर्स है. एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स. मेडिकल स्कूल की सबसे बड़ी गलती? Running in a very fast pace and making students go and engulfing a large amount of data in a very shorter amount of time. Exactly. Okay. अगर डॉक्टर नहीं होते तो क्या होता? I think I would have been either into sports or either in something into music. My
love was more towards sports and music, a part of that, a part of being a doctor. ओके, क्या डॉक्टर मोहित शर्मा को जिंदगी में कोई मलाल है? मलाल तो सबके बहुत होते हैं, मुझे लगता है कि रिग्रेट्स हैं, लाइफ में बहुत रिग्रेट्स होते हैं, ठीक बट दी अर्ली यू रियलाइज कि यू हैव टू पुट योर रिग्रेट्स बिहाइंड एंड स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड, द डे यू स्टार्ट रियलाइजिंग लाइफ इज मोर बियॉन्ड दिस. आने वाले 10 साल में जब हम पॉडकास्ट कर रहे होंगे तो हम कहाँ होंगे? हम आपके साथ बैठे होंगे, गुफ्तगू कर रहे होंगे और ऐसे ही पेशेंट्स को इंकरेज कर रहे होंगे अपनी हेल्दी लाइफ के लिए, एंड मे बी हम और बातचीत कर रहे होंगे मेरे और पैशन और हॉबी के बारे में. ठीक है, हाँ, पर्सनल लाइफ भी रह गई इस बार. यस यस. ठीक है, अगर हमारी ऑडियंस को आपसे कनेक्ट करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं? प्लीज आप अगर कैमरे में देखिए बता दें. मेरी ऑडियंस या कोई व्यक्ति मुझसे कनेक्ट करना चाहता है, वो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भेज सकता है, एंड अगर कोई उनके डाउट्स हैं, मेडिकल के डाउट्स हैं, वो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके व्हाट्सएप नंबर हम शेयर करते हैं, आप उस पर अपने एक्सरे और अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं. इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. आई विल गिव यू द बेस्ट एडवाइस एंड द जेन्युइन एडवाइस जो मैं आपको दे सकता हूँ. तो क्लास में अगर हमारी ऑडियंस को आप कुछ कहना चाहें? मैं ये कहना चाहूँगा कि ट्राई टू हैव अ मोर होलसम लाइफ with less amount of stress. Try to focus on yourself more and your happiness more, and try to take micro breaks in work, take micro breaks in career, and try to break your life into small goals. You'll start loving your life more. थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहित. आई बिलीव हमारी ऑडियंस को भी ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा. हमने सर की पर्सनल लाइफ से लेके बहुत सारे कॉमन मिथ, इंजरीज, बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी. नेक्स्ट पॉडकास्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, थोड़ी पर्सनल लाइफ की रहेगी. आई थिंक पॉडकास्ट में मजा आया होगा. इज इट. आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच.